श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने प्रीवी पर्स लागू किया, खत्म करने की बात की। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में कोई भी बच्चा पैदा पेट से हो गया तो वही राजा कहला जाएगा, चाहे योग्य हो या अयोग्य हो। तो राजा महाराजा राज परिवार शब्द जुड़ता जरूर है। वो एक अलग सही तरीके से काम करें, उनके बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं था उस विषय में हम जाके इनको अगर दोष दें तो वो मेरे हिसाब से वो गलत है। लेकिन लंबे तौर पे हम कहेंगे कि जो पब्लिक के लिए काम करेगा उसी का प्रभाव ज़्यादा होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे और आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं सियासत में रियासत। वीडियो सीरीज है जिसमें भारत के राजघरानों की कहानियां होंगी, राजाओं की कहानियां होंगी, रानियों की होंगी, जो राजनीति में आए, अपनी वजूद को बनाया और लगातार उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां प्रशासन शासन करती चली आ रही हैं। तो हम सबसे पहले ले चलेंगे उन राज्यों के राजघरानों में, फिर उसके बाद आपको एक एक स्टेट की कहानियां सुनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए खास रिपोर्ट सिर्फ पोल टॉक पर। सियासत में रियासत की कहानी कोई नई नहीं है, ये बहुत वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब ज़रूरत है इसको जानने की, समझने की और अपने ओपिनियन को बनाने की। 1971 में भारत के संविधान में जब 26वां संशोधन हुआ तो राजाओं को मिलने वाली विशेष उपाधियों और उन्हें मिलने वाले प्रीवी पर्स को बंद कर दिया गया। यहीं से शाही परिवारों को लगा कि अब रुतबा कम होगा, शासन नहीं होगा और यहीं से सियासत की तरफ चला जाए। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से राजघरानों ने राजनीति में अपनी पैठ बनाई। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने का, जिसका 6 दशकों से ग्वालियर राजघराने का वर्चस्व राजनीति में बना हुआ है। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने राजनीति की शुरुआत की थी। साल 1957 में राजमाता ने गुना से लोकसभा की सीट जीती। उसके बाद से राजनीति में उनका रुतबा बढ़ता चला गया। उनके जाने के बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने राजनीति में प्रवेश किया, केंद्रीय मंत्री रहे और उनके निधन के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट को संभाला। 2001 के उपचुनाव में वो राजनीति में कदम रखे और वहीं से लगातार उनका सफर जारी रहा। लेकिन मोदी लहर में वर्ष 2014 में जब सिंधिया की हार हुई तो उन्हें भाजपा जाना पड़ा। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं और गुना राजघराने की उनकी पूरी इतिहास कहानी कुछ ऐसी ही रही राजनीति में। धीरे धीरे वो वाली पीढ़ी जिसको लोग जानते थे, जिनको वो राज परिवार के नाम से जानते थे, वो भी चल बसी, वोटर भी बदलते गए। 1971 के बाद इनके जो विशेष अधिकार थे वो भी समाप्त हो गए। प्रीवी पर्स है ना, प्रीवी पर्स इत्यादि, झंडा रखना, ये सब। तो उसके बाद एक तरह से अगर अपन पीढ़ी के हिसाब से देखें तो जिस किसी पीढ़ी ने, चाहे वो 20 साल की थी, चाहे वो 70 साल के या 90 साल के, जिन्होंने अपना हस्ताक्षर किया था विलय को लेकर, वो पीढ़ी या तो बुजुर्ग हो गई या चल बसी। तो वो पीढ़ी और अगली पीढ़ी जिन्होंने बदलाव देखा, उनके बाद अब जो पीढ़ी है उन्होंने अपना एक नया समीकरण बनाया है। उन्होंने अपना आए हैं वो भी एक लोकतांत्रिक माध्यम से, लेकिन उसी माध्यम से बहुत सारे और लोग जो अमीर हैं वो भी आए हैं, या फिल्मों में काम करते हैं, या किसी अन्य क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां हैं, वो भी आए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, जिन लोगों पे, या किसी क्रिकेट है तो क्रिकेट वाले पर या किसी फिल्म अभिनेता पर अपनी नजर पड़ती है, उसी तरह राज परिवार, भूतपूर्व राज परिवार के सदस्यों पे नजर पड़ती है, या वो अपने एक डिस्कशन माध्यम में आ जाते हैं। अब चलते हैं पंजाब के पटियाला राजघराने पर, जहां पर महाराजा परिवार के कैप्टन अमरिंदर सिंह को राजनीति का कद्दावर नेता माना जाता है। साल 1942 को पटियाला राजघराने में जन्म लेने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1980 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्होंने लोकसभा और कांग्रेस दोनों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और शिरोमणि अकाली दल से जुड़ गए। 1992 में उनका अकाली दल से मोहभंग हुआ और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नाम से नई पार्टी बना ली। बाद में इसे कांग्रेस से मर्ज कर दिया गया। वर्तमान में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह भले कमजोर हो गए हों, लेकिन 2002 से 2007 के बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उनका रुतबा रहा। उसके बाद दोबारा भी वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब स्थिति कमजोर हुई है और न तो वो जीत पाए, न उनकी पत्नी चुनाव जीत पा रही हैं। तो पटियाला राजघराने का राजनीति में एक बड़ा महत्व रहा और वर्चस्व रहा, फिलहाल अभी कमजोर होता दिखाई दे रहा है। राजतंत्र और लोकतंत्र में बेसिक एक ही यात्रा है कि पहले पेट से पैदा होता था,
और आज पेटी से पैदा होता है। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में कोई भी बच्चा पैदा पेट से हो गया तो वही राजा कहला जाएगा, चाहे योग्य हो या अयोग्य हो। लेकिन आज राजतंत्र में लोकतंत्र में जो जनता का जो दबाव है, जनता का जो प्रेम है, सौहार्द, जनता की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार जो जीतकर पेटी से निकल कर बाहर आता है वो राजा बन जाता है। अब बात करेंगे राजस्थान के राजघरानों की। कुल 18 राजघराने हैं। जोधपुर राजघराना, जयपुर, कोटा, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, शाहपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़, मोदी और टोंक राजघराना राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। इसमें से कई ऐसे राजघराने हैं जिनका वर्चस्व अभी भी बना हुआ है और दर पीढ़ी चला आ रहा है। राजस्थान के राजघरानों की कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन सियासत इनकी नई बनी हुई है। कि राजस्थान के जो राजघराने हैं उनका अलग अलग महत्व है। राजनीति में सभी राजघरानों के जैसा ही महत्व है यहाँ पर। देखिए, जो प्रमुख 4-5 राजघराने हैं वो तो सिरमौर है, उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, जयपुर है, ये 4 तो प्रमुख हैं। फिर दूसरे दर्जे में अलवर, भरतपुर आते हैं और फिर छोटी रियासतें आती है। सबका अपना अपना किरदार है, सबके अपने अपने किस्से कहानियां हैं। ये सबका रिश्ता दिल्ली से बनता बिगड़ता रहा है। जिनके रिश्ते दिल्ली में अच्छे थे, चाहे अंग्रेज हो या मुगल हो, उनकी ज्यादा प्रशस्ति हुई, उनके राज्यों में अमन चैन, व्यापार को बढ़ावा मिला, सांप्रदायिक सौहार्द भी रहा, वहाँ व्यापार ने उत्थान किया। इसीलिए जयपुर में व्यापार की उम्दा वो स्थान माना जाता है। और बाकी छोटी रियासत थी, उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी, वो अपने राजाओं पर निर्भर थे, उनके रिश्ते अपने राजाओं से बने रहे। बहुत सारे राजा राजस्थान में एक कल्याणकारी योजना भी लेकर आते थे। उन्होंने कहीं कहीं नहरें बनाने की कोशिश की है, कुछ ऐसे काम किए जिससे उनका जनता से जुड़ाव बना रहे। और कटुता भी रही है पब्लिक से उनकी, जब आंदोलन होते थे तो वो भी रही है। इनमें 4-5 घराने प्रमुख है, वो किस दिशा में जाते हैं ये काफी राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी रहती है। और अभी अधिकांश है या तो तटस्थ है या फिर बीजेपी के साथ है। अब बात करेंगे गुजरात की राज परिवार की। गुजरात का वडोदरा के गायकवाड़ शाही घराने का नाम जाना माना है। इस हिंदुस्तान के सबसे अमीर शाही घरानों में से एक है। फिलहाल समरजीत सिंह गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़ घराने के वर्तमान महाराजा हैं। इस मशहूर क्रिकेटर ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि अब वे सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आए। इनका निवास इस लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। 600 एकड़ में फैला है और 187 कमरे हैं। गुजरात के देवस्थलों में आए चढ़ावे का बड़ा हिस्सा भी इनके पास आता है। देखिए, एक तो लोकतंत्र में आज़ादी के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना हमारे हिंदुस्तान में हुई तो बहुत सारे रियासतकालीन जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने ये सोचा कि अब भाई स्वतंत्र हो गया है देश, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई है, तो हमको भी अपना रोल इसमें प्ले करना चाहिए। दूसरा कि 1971 के आसपास, 72 के आसपास श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने प्रीवी पर्स लागू किया, ख़त्म करने की बात की। और उस ख़त्म करने की बात में उनके सारे अधिकार, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी चीज़ें चली गई जो उनको पुराने राजा, रियासत काल के राजा होने के नाते सरकार की तरफ से मिल रही थी। ये बड़ा कारण था। और तब तक इन राज परिवारों को ये गुमान जो था कि भाई हम तो राजा हैं, ये ख़त्म हो चुका था। अब लगने लगा कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर, पब्लिक के बीच में जाकर, चुनाव जीतकर ही आप सत्ता में भागीदार हो सकते हैं। चाहे आप विधायक बने, चाहे सांसद बने, आपको वही एक रास्ता चुनना पड़ेगा। बात करते हैं उत्तराखंड राज परिवार की। टिहरी राज परिवार राजनीति में मजबूत है। वहीं लंढौर राज परिवार की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वहीं टिहरी में चुनाव की बात करें तो साल 1952 से पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में राज परिवार की ही राजमाता कमलेंदुमती शाह ने निर्दलीय चुनाव में खड़ी होकर के चुनाव जीत लिया। साल 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में राज परिवार की राजमाता कमलेंदुमती शाह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती और उसके बाद मानवेंद्र शाह ने वर्षों तक यहाँ की राजनीति में अपना दखल बनाए रखा। लगातार टिहरी राज परिवार, राजघराना यहाँ की सियासत में अपना महत्व रखता है। वहीं लंढौर राज परिवार के कई नेता आगे हुए, लड़ते रहे चुनाव, मंत्री बने और अभी भी उस परिवार का अपना वर्चस्व बना हुआ है।
पूरे देश में अधिकांश राज्यों में राजघराने कालांतर में राजनीति में आए और उन राजघरानों ने अपने आप को लोकतंत्र के अनुरूप ढाल करके जनता की सेवा की और आगे बढ़े। अपन लेते हैं राजघराना हिमाचल का वीरभद्र सिंह जी का, उत्तर प्रदेश में राजा भैया जी का, मध्य प्रदेश में अपन ले सकते हैं सिंधिया घराना जिसमें कई पीढ़ियों ने जन सेवा की है। विजय राजे सिंधिया आदरणीय वसुंधरा जी, माधवराव सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य जी, कई पीढ़ियों ने जनता की सेवा की है और जनता द्वारा निर्वाचित होने के बाद में की है। तो राजा महाराजा राज परिवार शब्द जुड़ता जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने आप को लोकतंत्र के सांचे में ढाल करके समय की मांग के अनुसार अपने आप को ढालते हुए राजनीति में कदम बढ़ाए और उन्होंने जन सेवा की तरफ अपने आप को मोड़ा। उत्तर प्रदेश का राजघराना राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा। मांडा राजघराने के वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे। राजा भैया भदरी राजघराना से आते हैं। राजकुमारी रत्ना का काला कांकर राजघराने से संबंध है। प्रतापगढ़ सिटी का राजा अजीत प्रताप सिंह जनसंघ राजघराना और राजा अमरपाल सिंह का दलीपरपुर राजघराना शामिल है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश राजघरानों की बड़ी कहानियां हैं जो समय समय पर राजनीति में दिखाई दिए और अभी भी उनका वर्चस्व बना हुआ है। 49 में जाके जब विलय हो रहे थे सारे राज्यों के आपस में, जबकि राजस्थान बना, जबकि अन्य राज्य बने, तब इनके पास से कुछ जो इनके क्षेत्रफल में दायरे में जो चीजें आती थी वो हटा ली गई थी। उससे पहले तो पूरा राज्य इन्हीं लोगों के पास था, रियासत थी या अंग्रेजी शासन था। तो उसके बाद जो इलेक्शन में अपने अपने विधानसभा या जो भी, जैसे राजस्थान में विधानसभा है लेकिन और कोई राज्य है उनका जो भी परिषद है उसमें जो चुनाव जीत के आए उनका जहाँ रोल था वो था। लेकिन अगर आप उसमें देखें इतने सालों से जब देश स्वतंत्र हुआ उससे लेकर आज तक, तो शुरू में रोल सीमित था, हालांकि नाम इनके ज्यादा थे। उदाहरण के लिए अपना आता है कि भाई जयपुर की तब महारानी बाद में राजमाता बनी गायत्री देवी, लेकिन ऐसे और भी लोग संसद में थे और भी लोग विधानसभाओं में थे जो राज परिवारों के नहीं थे ना, वो लोग उस समय मुख्यमंत्री या कुछ बने। लेकिन देश के स्तर पे अगर देखा जाए तो जैसे राजकुमारी अमृत कौर मंत्री बनी, अगर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सीमित मात्रा में बने, लेकिन इनका रोल इन्होंने इलेक्शन के माध्यम से बनाए रखा। इसी तरीके से बिहार की राजनीति में राजघरानों का बड़ा वर्चस्व रहा और लगातार समय समय पर वो अपना वर्चस्व दिखाते रहे। हालांकि राजघरानों को वहाँ के लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। रामनगर स्टेट, महुआ स्टेट, मागची स्टेट, बागी स्टेट, दरभंगा महाराज, शिकारपुर, बिलासपुर, लौरिया, शिवहर, सुरसंड, रीगा स्टेट, ऊपरी स्टेट, जैतपुर स्टेट, बरुराज, धरहरा, बोचहा, सिलौद, इस तरीके से छपरा, महंत, तमाम स्टेट रहे जो राजनीति में आए, लेकिन उन्हें बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया। तो बिहार राजघराना फिलहाल राजनीति से आउट है, लेकिन वर्चस्व उनका बना रहा। जनता जहाँ शुरू में राजा महाराजाओं से एक राजा महाराजाओं को सुपीरियर तौर पे मानती थी, वहाँ अब ये जनता को सुपीरियर बताने के लिए नेता बनते हैं और फिर जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे शायद जनता में ये मेंटलिटी चेंज हो पाए कि हाँ, ये हमारे लिए कुछ आगे काम कर पाएंगे जैसा कि हम सोचते हैं। छत्तीसगढ़ के कई राजघराने हैं जिनका वर्चस्व वर्षों तक राजनीति में बना रहा। सरगुजा, कोरिया, बस्तर, खैरागढ़, सारगढ़, जसपुर राजघराने राजनीति में सक्रिय रहे। सरगुजा से टी.एस. देव जो डिप्टी सीएम भी रहे और अभी भी वहाँ की राजनीति में उनका बड़ा नाम है। छत्तीसगढ़ राजघराने के कई राजघराने राजनीति में समय समय पर आए और वापस गए। फिलहाल सरगुजा राजघराने का अभी भी वर्चस्व बना हुआ है। अलग अलग राजघराने हैं, आप क्या मानते हैं कि राजघरानों का भी असर पड़ता है? किस तरीके का राजघराना रहा, उनका क्या इतिहास रहा? राजनीति में जब आते हैं तो लोग उसको देखते हैं? हाँ, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि देखिए वंशावलीय जो भी एक सिस्टम तो चला ही आ रहा है ना, लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते ही, बाय डिफ़ॉल्ट प्रभावित होते हैं। किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ हमारे सामने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कहीं ना कहीं उसके टच में आते हैं और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, नो डाउट। हिमाचल प्रदेश का राज परिवार भी राजनीति में काफ़ी आगे गया। वहाँ पर चाहे बुशहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह हों जो वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे मंत्री हैं, उनकी पत्नी सांसद रहीं, लंबे समय से उनका राजनीतिक पकड़ वहां पर बना रहा। वहीं कुल्लू के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले महेश्वर सिंह, चंबा से आशा कुमारी,
जुब्बल रियासत के राजा रहे योगेंद्र चंद्र, कोटी के राणा अनिरुद्ध सिंह सब राजनीति में अपनी इबारत लिख चुके हैं। ये वो राजघराने हैं जिनका राजनीति में काफ़ी वर्चस्व है और बना हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। अलग अलग जो राजघराने हैं उनका अलग अलग तरीके का असर है, या आप मानते हैं कि सबका एक जैसा ही असर है? नहीं, सबका अलग अलग है। जैसे जयपुर राजघराने का अलग असर है कि वो अपनी ही सीट जीत पाते हैं और किसी को नहीं जिता पाते। जैसे नागौर के राजघराने हैं, खींवसर जी, वो अपने साथ 3-4 और सीटें जिता कर लाते हैं। मेवाड़ के राजघराने में जो हैं विश्वराज सिंह जी, वो अपने सीट के साथ साथ अपनी पत्नी को भी जिता देते हैं और 3-4 जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं उनमें अपना प्रभाव रखते हैं। तो सबका अलग अलग प्रभाव है। उनकी वैल्यू भी जब जाते हैं, ये रियासतें जब सियासत में जाती हैं तो उनका वैल्यू उसी तरीके से पार्टियां भी करती होंगी, आपको लगता है? नहीं, पार्टियां इनकी वैल्यू इनके फैन फॉलोइंग पे करती है कि कौन सा राजघराना कितने वोट रखता है और जनता में उसकी छवि कैसी है, उसके आधार पर उनकी पार्टियां वैल्यू करती है। पार्टियां केवल अपना लाभ देखती हैं कि किस राजघराने को लेने से अपना क्या लाभ होगा, उसी कैंडिडेट को लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा पोलटाक की इस रिपोर्ट को, किस तरीके की रिपोर्ट रही है, आपको कैसी लगी? राजघरानों की कहानियां थी, सियासत में भी रियासत किस तरीके से काम कर रही हैं, जनता के बीच में हैं, जनता उनके साथ है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगली बार किसी और राजघराने की बात होगी, सियासत की बात होगी, किस तरीके से उस राजा ने, उस रानी ने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, पीढ़ी दर पीढ़ी माहौल बना हुआ है। देखते रहिए पोलटाक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।